वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, जब आप पढ़ाई करते हो तो आप क्या चाहते हो कि आपको जो पढ़ा रहा है या जिस माध्यम से भी आप पढ़ रहे हो उससे आपको क्या मिले। सबसे बड़ी चीज है कॉम्प्रहेंशन, आपको वो चीज समझ में आए। और हम ये हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको इस तरह से प्रोवाइड करवाएं, इस तरह से आपको उपलब्ध कराया जाए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको हम ये सब YouTube पर तो फ्री दे ही रहे हैं। क्या आपको पता है कि आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस आपकी स्टडी के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए हम इतने प्रतिबद्ध हैं यहाँ पर कि आपके लिए ऐप भी है। क्या आप इस ऐप से परिचित हैं? अगर नहीं है तो अभी जाइए और प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस ऐप। सेम लोगो है जो आप आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस पे देखते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पहचानने में। अब आप कहेंगे कि हम ये ऐप डाउनलोड क्यों करें, बहुत से क्वेश्चन आते हैं ना आपके दिमाग में। तो आज ये बताती हूँ सबसे पहले कि आप ये ऐप डाउनलोड क्यों करेंगे। आप जब ये ऐप लेंगे तो आपको सबसे पहले जो सारे वीडियोस जो हैं वो आपको वहां प्रोवाइडेड हो जाएंगे। जो भी आप यहाँ पढ़ाए जाते हैं क्लास 8 से लेकर 9, 10th, 11th और 12th तक के जो भी वीडियोस आपके यूट्यूब चैनल पे होते हैं वो सभी वहां प्रोवाइडेड होंगे। दूसरा, आपको सारे के सारे नोट्स वहां पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। टाइम टू टाइम जो भी एक्टिविटी यहाँ यूट्यूब चैनल पर की जाती है वो वहां आपको प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो सब कुछ आपकी क्लासेस प्लस नोट्स प्लस जो एक्टिविटीज है वो सब हम प्रोवाइड करवाते हैं। पता है किस कीमत पर? पता है किस कीमत पर? आप जब कोई भी एकेडमिक क्लास लेते हो तो आप अच्छी खासी कीमत उसके लिए देते हो। हम आपको ये देते हैं बहुत ही रिलायबल कीमत पर। बल्कि कीमत क्या, हम आपको ये प्रोवाइड करवाएंगे बिल्कुल फ्री। क्या पता है आपको? ये नहीं पता था? नहीं पता था ना, तो आप पहले जाइए और डाउनलोड कीजिए अपना आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस का वीडियो जो प्ले स्टोर से ऐप, और सबसे पहले जाके उस पर रजिस्ट्रेशन कीजिए ताकि आपको ये सारा मटेरियल जो आपके क्लास से रिलेट करता है। क्योंकि कई बार बच्चे जब यूट्यूब पर आते हैं ना तो वो थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कई बार बच्चे इसलिए भी दिक्कत महसूस करते हैं। तो आप वहां जाइए, वहां आपको सब कुछ बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड मिलेगा। तो आप ये सब कुछ बिल्कुल फ्री पा सकते हो और हम आपको आपकी स्टडी के लिए ये सब फ्री प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो जरूर से जरूर जल्दी से जल्दी आप ये डाउनलोड कीजिए और अपनी स्टडी को बहुत अच्छा डायरेक्शन दीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अपनी स्टडी की ओर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में एसएसटी में इकोनॉमिक्स सेक्शन का जो हमारा सेकंड चैप्टर था, वो सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उसके सारे एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। बच्चों, इसमें बहुत से लगभग 25 के करीब क्वेश्चन आंसर हैं, तो हम 2 वीडियोस में इनको डिस्कस करेंगे। आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स का है। देखो, ये सारे क्वेश्चंस कई सारे बच्चे मैंने देखे हैं जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ाती हूँ। तो बच्चे क्या है, बहुत ज्यादा केयरलेसनेस होती है, उनमें बहुत लापरवाही होती है। खासकर जब क्वेश्चंस मैचअप के हों, फिलिंग के हों या फिर एमसीक्यूज हों, आप बहुत ज्यादा लापरवाह हो जाते हो। क्यों लापरवाह हो जाते हैं? आपको लगता है कि इनमें क्या है, ये तो भर देंगे हम, ये तो कर लेंगे हम। लेकिन पता है, इनको कई बार बहुत ज्यादा ट्रिकी बना दिया जाता है और इसी वजह से आप इनको सही से अटेंड नहीं कर पाते। तो बहुत सीरियसली आपको ध्यान देके पढ़ना है, चाहे क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में हो। ऑल एंड ईच क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कोष्टक में दिए गए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। आपको इसमें ऑल्टरनेट्स दिए हुए हैं, यू जस्ट हैव टू चूज देम। सेवा क्षेत्र में रोजगार उत्पादन के समान ही बड़ा है। क्या सेवा क्षेत्र में रोजगार उतना ही बड़ा है जितना कि उत्पादन बड़ा है? क्या है, बड़ा है या नहीं है? इसका आंसर देना है। एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर इंक्रीज्ड टू द सेम एक्सटेंट एज प्रोडक्शन, हैज और हैज नॉट? सो इट हैज नॉट। सेवा क्षेत्र तो बढ़ा है, हमने पढ़ा है कि टर्शियरी सेक्टर तो बिल्कुल बढ़ा है, बहुत अच्छे से इसमें इंक्रीजमेंट हुई। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो इंक्रीमेंट हुई है वो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग नहीं हुई है। तो इसलिए इसमें आंसर फिल किया जाएगा नहीं, बढ़ा नहीं है। ठीक है ना, हैज नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते। कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसके मजदूर जो होते हैं वो किसी भी तरह का प्रोडक्शन नहीं करते? सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस इन गुड्स। कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसके वर्कर्स जो है किसी भी तरह का माल उत्पादन नहीं करते? तो हमने देखा था कि प्राइमरी में उत्पादन होता है, सेकेंडरी में उत्पादन होता है, लेकिन टर्शियरी जो सेक्टर होता है, जो तृतीय क्षेत्र होता है, उसमें उत्पादन नहीं होता, उसमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा तृतीयक। दिस इज द राइट आंसर। टर्शियरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र के अधिकांश श्रमिक सुरक्षित रोजगार का आनंद लेते हैं। कौन से ऐसे सेक्टर है जिसके जितने भी वर्कर हैं जिनको जॉब सिक्योरिटी एकदम अच्छे से मिली हुई रहती है? मोस्ट ऑफ द वर्कर इन द सेक्टर एंजॉय जॉब सिक्योरिटी। तो हमने लास्ट जो हमारा सेगमेंट लास्ट वीडियो आया था उसमें हमने पढ़ लिया था कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वहां के श्रमिक जॉब सिक्योरिटी को एंजॉय करते हैं, तो वो होगा संगठित। ठीक है ना, इसका सही आंसर है संगठित, ऑर्गेनाइज्ड। भारत में मजदूरों का अनुपात असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है, ज्यादा मजदूर असंगठित क्षेत्र में है या कम मजदूर असंगठित क्षेत्र में है? असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज्ड। अब proportion of laborers in India are working in the unorganized sector, large और small, कितना प्रोपोर्शन है? ऑब्वियसली लार्ज प्रोपोर्शन होगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि इस तरह के कोई लॉज भी हैं, तो वो सभी लोग किस में काम कर रहे हैं? असंगठित क्षेत्र में। तो इसका आंसर होगा बड़ा अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास क्या है? कपास एक उत्पाद है और कपड़ा भी एक उत्पाद है। कपास और कपड़ा दोनों ही उत्पाद है, लेकिन ये किस तरह के उत्पाद हैं ये बताना है। ठीक है ना, तो दोनों ही हमारे पास जो हमारे पास ऑल्टरनेट्स हैं वो हमें काम में आने वाले हैं, लेकिन दोनों कहाँ काम में आने वाले हैं ये देखना है। कपास कैसा है? कपास नेचुरल है और कपड़ा उससे बनता है, इसलिए कपास क्या होगा? प्राकृतिक, और कपड़ा क्या होगा? निर्मित। Just according to it, cotton is a natural product and cloth is a manufactured product. Cloth is a manufactured product. ठीक है ना? प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय क्षेत्रों में गतिविधियां स्वतंत्र होती है या अन्योन्याश्रित होती है? अन्योन्याश्रित का मतलब क्या होता है? अन्य उस पर आश्रित। ठीक है ना, तो क्या ये इंडिपेंडेंट है या इंटरडिपेंडेंट है? तो ये हमने अपने फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ लिया था कि ऑल द एक्टिविटीज विच हैपन इन ऑल द सेक्टर्स आर क्वाइट इंटरडिपेंडेंट, वो एक दूसरे पर आश्रित होती है ना। प्राथमिक के बिना द्वितीयक का, और द्वितीयक के बिना तृतीयक का, और तृतीयक के बिना प्राथमिक क्षेत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए ये क्या होंगी? ये एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित होगी। ठीक है ना, अन्योन्याश्रित होगी। ये जो ऑप्शन है ये सही है। ठीक है, इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको फिल करने हैं। देखो, अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाटएवर आई सेड कि आपको किसी भी क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। सारे क्वेश्चंस इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, और स्पेशली अगर इस तरह देखो, आप 10वीं में पढ़ रहे हो, 10th क्लास है, तो 10th क्लास में अगर आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे, अगर आपको फिलअप्स दिए जाएंगे, तो ऑब्वियसली उनका स्टैंडर्ड भी वैसा ही होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी स्टडी का स्टैंडर्ड ऊंचा करो, ना कि आप क्वेश्चन को इग्नोर करो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे उपयुक्त उत्तर। ये है एमसीक्यूज, इनका आपको बहुत सोच समझ के उत्तर देना है। जब आप एमसीक्यूज करते हो ना, तो कई बार उनमें जो आपके ऑप्शंस दिए होते हैं वो कंफ्यूजिव हो जाते हैं। क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जो भी हमारे सेक्टर्स है उनको अगर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में उनको कैटेगराइज किया है, तो क्यों, किस आधार पर किया है? द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ, तो उसका बेसिस क्या है, उनका आधार क्या है? रोजगार की शर्तों के आधार पर। तो रोजगार की शर्तें तो हमने ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड में भी पढ़ी थी। आर्थिक गतिविधि की प्रकृति कैसी है, तो वो उसके लिए तो हमने उत्पादन के आधार पर किया था।
श्रमिकों की संख्या, इसका तो किसी भी सेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उद्यमों का स्वामित्व यानी कि ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसका आंसर होगा थर्ड, उद्यमों का स्वामित्व, ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस। क्यों? क्योंकि अगर सरकार उसकी ओनर होगी तो वो सार्वजनिक होगा, अगर कोई इंडिविजुअल उसका ओनर है, स्वामी है, तो वो प्राइवेट सेक्टर होगा। ठीक है ना। तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, या हम जिसको सार्वजनिक और निजी क्षेत्र कह सकते हैं, उनको किस आधार पर बांटा जाता है? उनको उद्यमों के स्वामित्व पर, उनकी ओनरशिप के आधार पर बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का उत्पादन ज्यादातर प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से कौन से क्षेत्र की गतिविधि है ना? प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी इन सेक्टर। तो अगर हम सीधे नेचर से कनेक्ट करके और कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो किस सेक्टर में जाएगा? वो प्राथमिक क्षेत्र में जाएगा, जिसको हमने एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहा था। क्यों कहा था? क्यों? क्योंकि वो मेन बेसिक उसका एग्रीकल्चर है, और बाकी सब, चाहे वो डेयरी हो, चाहे वो फिशरीज हो, चाहे वो माइनिंग हो, ऑल देम आर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर। तो इसीलिए हमने उसको एग्रीकल्चर सेक्टर या कृषि आधारित क्षेत्र भी कहा था। तो ये किस में जाएगा? ये जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में, क्योंकि माध्यमिक या द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? उसमें प्रोडक्शन इंडस्ट्री के आधार पर किया जाता है। तृतीय क्षेत्र में सर्विसेज दी जाती है, और सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर तो वैसे ही अलग है। तो फिर इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट, प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, समझ में आ गए? तो चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीडीपी एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित किसका कुल मूल्य है? जीडीपी क्या है? हमने बहुत ही अच्छे से इस पर हमने डिस्कशन किया था। व्हाट इज द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय सकल घरेलू उत्पाद? तो हमने इसकी एक बहुत शानदार परिभाषा लिखी थी कि एक वित्तीय वर्ष में किसी निश्चित क्षेत्र में उत्पादित किए जाने वाले सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के समेकित मूल्य को, यानी कि टोटल जो उनकी प्राइस होती है, उसको जीडीपी कहा जाता है। तो सभी सामान और सेवाओं या मध्यवर्ती अंतिम, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं। आपको याद ये रखना है कि सभी अंतिम सामान और सेवाओं, ठीक है ना, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये आपको मेन चीज याद रखनी है कि जीडीपी का मतलब होता है ऑल द फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट जो होते हैं, चाहे एंड प्रोडक्ट हो चाहे एंड सर्विसेज हो, यू जस्ट हैव टू काउंट ऑल द एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड देयर प्राइसेस। तो जब सभी अंतिम सामान और सेवाओं के मूल्यों को जोड़ दिया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में 2013-14 में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना था? In terms of GDP, the share of tertiary sector in 2013-14 is between what was the percentage of that? तो उसका कितना प्रतिशत हिस्सा था? उसका था 50 से 60% के बीच, 50 to 60%। बहुत बड़ा हिस्सा होता है। देखो, आधे से ज्यादा हिस्सा टर्शियरी सेक्टर के पास था, जबकि उससे पहले लगभग 70%, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 70% सिर्फ एग्रीकल्चर के पास था। तो बहुत ज्यादा ग्रो किया है टर्शियरी सेक्टर ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब है मैच द फॉलोइंग। इनको मैच करना है, आपको मैच करना है और आपको समझना है कि इनको मैच क्यों किया गया है। देखो, सबसे पहले कि मैच क्या करना है। कृषि क्षेत्र के सामने आने वाली ये समस्याएं इधर दी हुई है और इधर उनके कुछ उपाय दिए गए हैं। ठीक है ना। तो द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मिंग सेक्टर, वो जो है वो यहाँ दी गई है, और उनके मेजर्स जो है वो इधर इस तरफ दिए गए हैं। तो आपको उन प्रॉब्लम्स को उनके मेजर्स के साथ मैच करना है। ठीक है, देखते हैं। जैसे अनइरिगेटेड लैंड है, अगर असिंचित भूमि है, ठीक है, असिंचित भूमि के साथ उसका मेजर, उसका उपाय क्या होगा? क्या किया जाए? सरकार द्वारा नहरों का निर्माण करवाया जाए। अगर भूमि असिंचित है तो क्या किया जाए? सरकार द्वारा नहरों का निर्माण करवाया जाए। ठीक है ना। अनइरिगेटेड लैंड है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल्स बाय द गवर्नमेंट, ये इसका मेजर हो सकता है। सेकेंड प्रॉब्लम इज लो प्राइसेस फॉर क्रॉप, फसलों के लिए बहुत कम कीमत। अगर फसलों के लिए, किसानों की फसलों के लिए बहुत कम कीमत है तो क्या किया जाना चाहिए? तो सरकार द्वारा क्या किया जाना चाहिए? बताओ।
सरकार द्वारा खाद्यान्न की खरीद की जानी चाहिए। अगर किसानों को अपनी फसलों की कीमत कम मिल रही है तो इसके लिए हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? एमएसपी। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है ना, न्यूनतम समर्थित मूल्य जो सरकार घोषित करती है और उसी के आधार पर सरकार खरीदारी करती है। तो अगर फसलों के लिए कम कीमत मिल रही है तो सरकार को खाद्यान्न की खरीद करनी चाहिए। लो प्राइसेस फॉर क्रॉप, द मेजरमेंट विल बी procurement of food grains by government। नेक्स्ट प्रॉब्लम है डेब्ट बर्डन, कर्ज का बोझ। किसानों पर कर्जे का बोझ बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या करना चाहिए? बैंकों द्वारा कम ब्याज के साथ ऋण प्रदान किए जाने चाहिए। बैंक्स टू प्रोवाइड क्रेडिट विथ लॉ इंटरेस्ट। बैंक टू प्रोवाइड क्रेडिट विथ लॉ इंटरेस्ट, ठीक है ना, ये इसका आंसर होगा। तो वी कैन ऐड दिस मेजर टू दिस प्रॉब्लम। ऑफ सीजन में अगर कोई नौकरी नहीं होती, जैसे हमने देखा कि भारतीय कृषि क्या है? मानसून का जुआ है। जब तक मानसून है तब तक तो खेती कर लो, अब अगर अकाल पड़ गया या मानसून चला गया तो उसके बाद में किसान क्या है? बेरोजगार है। तो ऐसे समय किसानों के लिए क्या किया जाना चाहिए? ऐसे समय में किसानों के लिए कृषि आधारित मिलों की स्थापना की जानी चाहिए। सेटिंग अप एग्रो बेस्ड मिल्स, ताकि वो अपने व्यवसाय से भी जुड़े रहें और उनको काम भी मिलता रहे, ठीक है ना। तो इसका मेजर होगा कृषि आधारित मिलों की स्थापना। और लास्ट, अपने अपने अनाज को स्थानीय स्तर पर बेचने के लिए किसान मजबूर हो जाते हैं तो उसके लिए उपाय क्या किया जाना चाहिए? सहकारी विपणन समितियां। विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग सोसाइटी। विपणन यानी जहां खरीदा बेचा जाता है ना, उसको विपणन कहा जाता है, ठीक है। तो कंपेयर्ड टू सेल देयर ग्रेन्स टू लोकल, तो उसके लिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज सरकार के द्वारा निर्मित की जानी चाहिए, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि ये सिर्फ मैचअप नहीं हो रहे हैं, इन मैचअप के साथ साथ आपको समझ में आ रहा है। अगर छोटा क्वेश्चन देखो, सिर्फ इनको छोड़ दो, आप इनको भूल जाओ। अगर ऐसा आ जाए कि समझिए कि किसानों को अपनी खाद्यान्नों का बहुत कम मूल्य मिल रहा है, इसके लिए एक उपाय सुझाइए, इस समस्या को दूर करने के लिए उपाय सुझाइए। तो क्या उपाय सुझाएंगे? तो आप उपाय ये सुझाएंगे कि सरकार द्वारा खाद्यान्नों की खरीद जो है एमएसपी के आधार पर की जानी चाहिए। यानी अगर आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको ये ध्यान में है कि इसका उपाय ये है, तो आप फट से वेदर इट कम्स इन फिलअप्स, वेदर इट कम्स इन मैचअप्स एंड वेदर इट कम्स इन क्वेश्चंस, आप किसी भी तरह से आए तो उसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है विषम का पता लगाए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। आपके जिस तरह से क्वेश्चंस दिए गए हैं इस बार, आपको पढ़ने के लिए इंटरेस्ट पैदा करने वाले क्वेश्चंस है। विषम का पता लगाएं और बताएं कि ये क्यों उससे अलग है। फाइंड आउट द ऑड वन एंड से व्हाई, क्यों ये अलग है। 4 चीजें दी गई है, जैसे यहाँ है पर्यटक गाइड, धोबी, दर्जी और कुम्हार। अब इनमें से अलग कौन है? टूरिस्ट गाइड, धोबी, टेलर और पॉटर। हु इज द डिफरेंट और हु इज द ऑड वन? ऑब्वियसली पर्यटक गाइड जो है वो अलग है। अब बताना, एक चीज और बतानी है कि वो क्यों अलग है। द टूरिस्ट गाइड इज डिफरेंट बिकॉज ही इज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट देयर, उसको वहां सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। धोबी, दर्जी और कुम्हार को सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, ठीक है ना, इसलिए वो ऑड है। नेक्स्ट है टीचर, डॉक्टर, वेजिटेबल वेंडर और लॉयर, ठीक है। शिक्षक, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता या वकील। अब इनमें से अलग कौन है? बिल्कुल हमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो सब्जी बेचने वाला है वो अलग होगा। द वेजिटेबल वेंडर विल बी द ऑड वन। व्हाई द वेजिटेबल वेंडर इज ऑड वन? बिकॉज वी नीड a certain kind of education to be a teacher, to be a doctor or to be a lawyer। लेकिन अगर सब्जी बेचने वाला है तो उसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि उसे खास तरह की वो शिक्षा मिली हुई हो, कोई भी बेच सकता है सब्जी तो। लेकिन शिक्षक बनने के लिए उस तरह की शिक्षा प्राप्त होनी जरूरी है। डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करना जरूरी है। लॉयर बनने के लिए आपको एलएलबी करना जरूरी है ना। लेकिन सब्जी विक्रेता के लिए ऐसी कोई स्पेसिफिक एजुकेशन, ऐसी कोई स्पेसिफिक डिग्री जरूरी नहीं है और इसीलिए ये डिफरेंट है। नेक्स्ट क्या है? पोस्टमैन, कॉबलर, सोल्जर, पुलिस कांस्टेबल। डाकिया, मोची, सिपाही या जो फौज में सिपाही होता है वो। तो ऑब्वियसली इनमें भी अलग मोची या कॉबलर होगा। क्यों? क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, या इसको हम कह सकते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में है, बाकी सब पब्लिक सेक्टर से है। देखो पोस्ट जो पोस्टल सर्विसेज होती है वो पब्लिक सेक्टर में होती है।
आर्मी है पब्लिक सेक्टर की होती है, पुलिस पब्लिक सेक्टर का जॉब होता है, लेकिन टू बी ए कॉबलर इज नॉट ऑफ पब्लिक सेक्टर, वो सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है, वो निजी क्षेत्र का है। नेक्स्ट है एमटीएनएल, भारतीय रेलवे, एयर इंडिया, सहारा एयरलाइंस, ऑल इंडिया रेडियो। एमटीएनएल, इंडियन रेलवेज, एयर इंडिया, सहारा एयरलाइंस एंड ऑल इंडिया रेडियो। तो विच विल बी द राइट आंसर? द ऑड वन इज सहारा एयरलाइंस। ओके, सहारा एयरलाइंस जो है वो विषम है। क्यों है? क्योंकि एमटीएनएल भारत सरकार का उपक्रम है, भारतीय रेलवे सरकार का उपक्रम है, एयर इंडिया सरकार का उपक्रम है, ऑल इंडिया रेडियो भी सरकार का उपक्रम है, लेकिन सहारा एयरलाइंस जो है वो निजी उपक्रम है। ठीक है ना, ये एक प्राइवेट है, निजी उपक्रम है, तो इसलिए ये एक ऑड या हम जिसको कह सकते हैं कि विषम इसका ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट, अब देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी टेबल दी गई है। टेबल क्या कहती है कि एक शोध हुआ, एक रिसर्च हुई और छात्र ने सूरत शहर में काम करने वाले लोगों का अध्ययन करके कुछ आंकड़े जुटाए हैं। A research scholar looked at the working people in the city of Surat and found the following। ये जो नीचे दिए गए ये आंकड़े उसने जुटाए हैं। अब करना क्या है, इस तालिका को, इस टेबल को पूरा करना है, कंप्लीट द टेबल। और इस शहर में असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों की प्रतिशतता क्या है, टोटल जो परसेंटेज है असंगठित में वो क्या है ये बतानी है। तो देखो जैसे इन ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा पंजीकृत कार्यालयों और कारखानों में कितने लोग काम करते हैं? 15%। ठीक है, तो ये संगठित है, सरकार द्वारा है जो। तो अगर औपचारिक अधिकार पत्र मिला है, औपचारिक अधिकार पत्र किसे कहते हैं कि जो आपको एक फॉर्मल लेटर मिलता है, ज्वाइनिंग लेटर, वो मिला है और फिर उसके बाद में आप किसी बाजार, दुकान या कार्यालय में काम कर रहे हो, तो वो भी संगठित की ही श्रेणी में रखा जाएगा, वो भी संगठित की ही श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है ना, उसको भी ऑर्गेनाइज कहा जाएगा। फिर पीपल वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, कंस्ट्रक्शन वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर्स, जो घरेलू काम करते हैं या निर्माण श्रमिक हैं या फिर जो सड़कों पर काम करते हैं लोग, उनका प्रतिशत है 20। लेकिन ये कौन सा सेक्टर होगा? ये अनऑर्गेनाइज्ड होगा। ये कैसा क्षेत्र होगा? ये असंगठित क्षेत्र होगा, ये असंगठित क्षेत्र होगा। ठीक है, और इसका प्रतिशत कितना है? 20%। इसके बाद है वर्किंग इन स्मॉल वर्कशॉप्स यूजुअली नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, ऐसी वर्कशॉप में काम करना, ऐसी कार्यशालाओं में काम करना जो कि सरकार के साथ पंजीकृत नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, वो किस क्षेत्र में आएंगे? वो भी अनऑर्गेनाइज्ड में ही आएंगे। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक कहलाएंगे। ठीक है ना, अब देखो कुल प्रतिशत कितने होते हैं? 15%। ठीक है, ये भी 15% यानी 30%, फिर 20% यानी टोटल हो गए 50%। अब जो बचा वो कितना है? 50। ठीक है ना, तभी तो 100 होंगे। अब आप अपना क्वेश्चन देखो मैंने आपको फर्स्ट ही यही बात कही थी कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। तालिका को हमने पूरा कर दिया, टेबल हमने कंप्लीट कर दी। इस शहर में असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की प्रतिशतता क्या है? तो हम सिर्फ 50 इसका आंसर नहीं होगा। ऑलरेडी 20% आर ऑलरेडी वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो जो असंगठित क्षेत्र हैं उसमें कुल 70% लोग काम कर रहे हैं, यानी कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की प्रतिशतता कितनी हुई? 50 + 20 = 70%। 50%। ये जो वर्किंग इन स्मॉल वर्कशॉप्स यूजुअली नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, ऐसी छोटी कार्यशालाओं में काम करते लोग जो सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं है वो भी, और वो जो सड़कों पर काम करते हैं, जो निर्माण श्रमिक हैं, जो घरेलू श्रमिक हैं वो भी। तो 20% ये और 50% ये, कुल 70% हिस्सा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों का होगा। ठीक है ना, तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। वही बात है कि आप इस टेबल को तो कंप्लीट कर सकते हो, बट यू आर गोइंग टू इग्नोर द लास्ट सेगमेंट ऑफ द क्वेश्चन, और उसके बाद में आपके आधे नंबर रह जाते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से फिल करना है। अब जो हमारे कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस होते हैं उनको देख लेते हैं।
पहला क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकरण उपयोगी है? क्यों, अगर है तो क्यों, कैसे है उपयोगी, आपको इसको समझाना है। देखो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझो आप, कि हमने जो ये इतनी रामायण गाई है पूरी किताब में, पूरे इस चैप्टर में, क्या वो रामायण गाई जानी इंपॉर्टेंट है? क्या वो इस तरह से उसका बखान करना जरूरी है? बच्चों के मन में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, सबसे पहली बात यही सोचते हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं हमें ये चीजें, क्यों पढ़ा रहे हैं हमें, क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो हर चीज जो आपको पढ़ाई जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो डू यू थिंक द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इज यूजफुल? एक्सप्लेन हाउ। सो आंसर विल बी प्राथमिक, तृतीयक और माध्यमिक आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि यह देश में लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले विभिन्न व्यवसायों को वर्गीकृत करने में मदद करता है। अब इससे क्या होगा वर्गीकृत करने से? और देश के विकास में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान की हमें जानकारी देता है। सिर्फ ये नहीं बताता है कि कितने लोग कहाँ काम करते हैं, ये भी बताता है कि हमारे देश की इकोनॉमी में अगर ग्रोथ हो रही है तो उसमें किस सेक्टर का, किस क्षेत्र का कितना योगदान है। और दूसरा इसका, ये तो हो गया पहला रीजन, क्योंकि ये देश में लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले विभिन्न व्यवसायों को वर्गीकृत करने में मदद कर सकता है। देखो आप छोटी से छोटी चीज में भी अप्लाई कर लो, जब तक आप उसको क्लासिफाई नहीं करोगे तब तक आप काम को ढंग से नहीं कर पाओगे। आप इसको ऐसे समझो, आप अपना स्कूल बैग लेते हो ना, आप अपने स्कूल बैग में क्या धड़ाधड़ ऐसे ही सारी कॉपियां किताबें भर लेते हो, फिर क्या होता है जब जिसका भी पीरियड आता है उस समय आपको वो मिलती नहीं है ना, कभी कॉपी नहीं मिलती, कभी बुक नहीं मिलती। तो आप क्या करते हो, अपने बैग को सेक्शंस में डिवाइड करते हो, इधर बुक्स रखी, इधर कॉपीज रखी, इस तरफ मैंने पेंसिल्स रखी हैं, इस तरफ पेन्स रखे, करते हो ना। तो क्या होता है, वो आपको चीज आराम से मिल जाती है। सेम चीज है, ठीक है ना, इसीलिए इनको डिवाइड किया गया है ताकि जब हम देश के लिए कोई प्रोग्राम बनाए, जब सरकार देश के लिए कोई बात शुरू करे तो उनको बहुत अच्छे से ये अंदाजा हो जाए कि हमें किस सेक्टर में कितना और कैसा काम करना है। आगे समझ में, इसलिए उनको ये डिवाइड करना पड़ता है, ये क्लासिफाई करना पड़ता है। ये पता लगाने में भी मदद करता है, ये दूसरा रीजन है, यह पता लगाने में भी मदद करता है कि आर्थिक गतिविधि का कौन सा क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में कम या ज्यादा योगदान दे रहा है, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है ना। द आंसर विल बी द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू प्राइमरी, टर्शियरी एंड सेकेंडरी इज यूजफुल एज इट हेल्प्स टू क्लासिफाई डिफरेंट ऑक्यूपेशंस that are taken up by the people in the country and gives information on the contribution of different sectors to the growth of the country, ठीक है ना। सबसे पहली जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से, इससे बाहर आने का सोल्यूशन ये है। दूसरा, इट ऑल्सो हेल्प्स in asserting as to which sector of economic activity contributes more or less to the country's GDP and per capita income। तो हमने ये तो पहले ही चैप्टर में पढ़ लिया था कि जीडीपी और पर कैपिटा इनकम जो है वो किसी भी देश के डेवलपमेंट और ग्रोथ को मेजरमेंट करने का सबसे सही सटीक स्केल है। अब अगर सटीक स्केल होगा तभी तो हम जान पाएंगे कि हमारे कंट्री का कौन सा हिस्सा ग्रो कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस अध्याय में हमने जिन क्षेत्रों का सामना किया, जिन क्षेत्रों को हमने पढ़ा या अध्ययन किया, उनमें से प्रत्येक के लिए रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद पर ध्यान क्यों देना चाहिए? क्या अन्य मुद्दे भी हो सकते हैं जिनकी जांच करनी चाहिए? इन पर आप चर्चा करो, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द सेक्टर्स दैट वी केम अक्रॉस इन द चैप्टर, व्हाई शुड वन फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी? Could there be other issues which should be examined or discuss about that? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने इस पूरे चैप्टर में गाथा गाई है क्षेत्रकों की, कभी उत्पादन के आधार पर, कभी स्वामित्व के आधार पर, कभी जॉब सिक्योरिटी या एम्प्लॉयमेंट के आधार पर, ठीक है ना। गा ली हमने तो गाथा, लेकिन उससे क्या सिर्फ जीडीपी की बात करना ही ठीक है? भाई जब हमने बात की थी प्राइमरी, टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर की, तब हमने क्या कहा था, जीडीपी अच्छी है, इसकी जीडीपी ज्यादा होती है, इसका जीडीपी में योगदान कम है, इसमें लोग काम ज्यादा करते हैं, इसमें कम काम करते हैं। क्या सिर्फ उतनी ही चर्चा करना जरूरी है? उसके अलावा भी कुछ चर्चा की जानी चाहिए क्या, ये पूछा है, ठीक है। तो क्या आंसर देंगे हम? इस अध्याय में हमने जिन क्षेत्रों का सामना किया है
उनमें से प्रत्येक के लिए रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी देश के विकास को उसके आर्थिक विकास के संदर्भ में निर्धारित करते हैं। यानी कि ये हमें बताते हैं कि हमारा देश कितना डेवलप कर रहा है और कितना ग्रो कर रहा है। रोजगार और जीडीपी पर ध्यान केंद्रित करने से दो महत्वपूर्ण चीजें निर्धारित हो जाती है। क्या निर्धारित होती है? सबसे पहली होती है प्रति व्यक्ति आय और दूसरी उत्पादकता। ठीक है ना, सबसे पहली पर कैपिटा इनकम और दूसरी प्रोडक्टिविटी। इसीलिए तीन क्षेत्रों में प्रत्येक में रोजगार की दर, स्थिति और साथ ही साथ जीडीपी में इसका योगदान हमें ये समझने में मदद करता है कि ये क्षेत्र विशेष कैसे काम कर रहा है और इसके आगे के विकास के लिए क्या करने की आवश्यकता है। इसलिए हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार से काम कर रहे हैं और आगे हम उसके लिए क्या प्लानिंग कर सकते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको कहा ना कि जब ये चीजें पता होंगी तभी तो सरकार आगे के लिए प्लान कर पाएंगी। लेकिन और भी मुद्दे हैं जिनकी जांच की जानी चाहिए। वो क्या है? गरीबी, स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा, शिक्षा होना चाहिए, उत्पादन खाद्यान्न का कितना होता है और प्रौद्योगिकी यानी कि जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसका विकास कितना हो रहा है। ठीक है ना, ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए। For each of the sectors that we came across in this chapter, one should focus on employment and GDP because these determine the development of a country in terms of its economic growth. ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। Why should we go on GDP and on employment all the time? We should concentrate all of them just because we can determine how our country is growing or how our country is developing. Both the sections will be determined when we know about the GDP and the employment of each and every sector. A focus on employment and GDP helps determine two important things. कौन-कौन सी दो चीजें हैं? पर कैपिटा इनकम एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है ना, उत्पादकता और प्रति व्यक्ति आय। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। देखो बच्चों, ये शब्द बार बार घूम के आपके सामने आएंगे, तो आप इन शब्दों का कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखना। अगर अभी भी आपको नहीं पता है कि व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम, व्हाट इज द जीडीपी, तो आप पिछले वीडियोस देखो, सब चीजें एकदम अच्छे से क्लियर की हुई है। क्या होती है पर कैपिटा इनकम, क्या होती है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। तो आप पहले वो देखिए, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, यू कांट राइट देम एनी मोर। In each of three sectors, employment rates and status as well as its contribution to the GDP help us understand how that particular sector is functioning and what needs to be done for its future growth. सबसे important चीज है, सरकार प्लानिंग कैसे करेगी अगर उसको पता ही नहीं होगा तो। Other issues which should be examined are as follows. First is poverty, then healthcare facilities, then education, फूड प्रोडक्शन एंड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सारी चीजें भी हमें पढ़नी पड़ेगी। सिर्फ जीडीपी और इनके अलावा भी अगर हम कहें कि हमें किस पर ध्यान देना है, तो इन मुद्दों को भी हमें देखना पड़ेगा किसी राष्ट्र के हम जब विकास की बात कर रहे हो। कुछ याद आ रहा है? हमने डिस्कस किया था कि विकास अलग चीज होती है और वृद्धि अलग चीज होती है। वृद्धि तो हमें इनसे पता चल जाती है, लेकिन अगर हम राष्ट्र के विकास की बात करेंगे तो हमें इन सभी मुद्दों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है। ये बहुत इजी क्वेश्चन, आपको बिल्कुल ही अब तक तो समझ में आ गया होगा। जब मैंने पहली लाइन पढ़ी इस क्वेश्चन की तभी, तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है, कुछ उदाहरण देकर समझाइए। तृतीय क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों से अलग है। क्यों अलग है? ये क्षेत्र खुद से माल का उत्पादन नहीं करता है, लेकिन बाकी के दोनों क्षेत्र क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। ये क्षेत्र प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्रों के विकास में मदद करता है। ये इन दोनों ही जो सेक्टर्स हैं उनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिविधियां उत्पादन प्रक्रिया के लिए सहायता प्रदान या समर्थन करने वाली होती हैं। उदाहरण के लिए परिवहन, संचार, भंडारण, बैंकिंग, बीमा, व्यापार, ये सब इसमें शामिल है। इसी तरह डॉक्टर, शिक्षक, वकील, दर्जी आदि भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वो भौतिक वस्तुओं के बजाय सेवाओं को उत्पादन करते हैं, सेवाएं प्रदान करते हैं, और इसीलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है एंड एज इक्वल द आंसर इज टू मच इजी। हाउ इज द टर्शियरी सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर्स? इलस्ट्रेट विद अ फ्यू एग्जांपल्स। यू कैन इजीली गिव ऑल द एग्जांपल्स अबाउट दिस क्वेश्चन। The tertiary sector different from the primary and secondary sector
because this sector does not produce goods by itself but the other two sectors produce goods. ठीक है ना, प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन नेचर से किया जाता है और द्वितीय क्षेत्र में इंडस्ट्री से किया जाता है, तो उत्पादन उन दोनों में होता है लेकिन यहाँ कोई उत्पादन नहीं होता. This sector helps in the development of the primary and secondary sector. The activities under the tertiary sector are an aid or support for the production process, for example transport, communication, storage, banking, insurance, trade activities, etc. Similarly, doctors, teachers, lawyer, tailor, etc. come under the tertiary sector as they provide services rather than materialistic goods. This is why this sector is also termed as the service sector. इसीलिए हम इसको सेवा क्षेत्र कहते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं? शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में से एक एक को उदाहरण के साथ समझाइए. हमने बेरोजगारी पढ़ी थी. बेरोजगारी आप किसे कहेंगे? रोजगार जब आप पढ़ रहे थे तो प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी एक प्रकार की ऐसी बेरोजगारी है जिसमें लोग काम करते हुए तो दिखते हैं लेकिन वास्तव में वो क्या होते हैं? बेरोजगार होते हैं. या तो वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उसका प्रोडक्टिविटी पर, उसका उत्पादकता पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ये अल्प रोजगार की स्थिति है जहां लोग स्पष्ट रूप से काम कर रहे हैं लेकिन उन सभी को उनकी क्षमता से कम काम करने के लिए मजबूर किया जाता है. इस स्थिति को हिडन या छिपी हुई बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है. ऐसी स्थिति तब पैदा होती है जब किसी काम में जरूरत से ज्यादा लोग लगे रहते हैं. जैसे एक खेत है, किसी का खेत 10 बीघा है. अब उस 10 बीघा खेत में अगर 3 जने काम करते हैं और सालाना उत्पादन जो है वो 5 क्विंटल धान का होता है. ठीक है, मान लिया, चलो हम एक एस्टिमेट लगा लेते हैं, 5 क्विंटल धान उत्पादन होता है. अब अगर उस खेत में 8 जने लगे तो भी 5 क्विंटल धान उत्पादन हुआ. तो यानी कि 3 जने लगने से भी उतना ही उत्पादन, 8 जने लगने से भी उतना ही उत्पादन. तो जो बाकी के 5 है वो क्या है? वो हिडन एंड अनएम्प्लॉयड लोग हैं. उनकी बेरोजगारी कैसी है? छिपी हुई बेरोजगारी है. दिख तो रहे हमें काम करते हुए लेकिन उसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, कोई उत्पादकता नहीं है. उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की बेरोजगारी अक्सर कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है. यहाँ यदि एक परिवार में 5 सदस्य एक ही जमीन पर काम कर रहे हैं और उस जमीन के लिए केवल 3 श्रमिकों की आवश्यकता है तो अतिरिक्त 2 क्या है? वो प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति कहा जाएगा. शहरी क्षेत्रों में इस प्रकार की बेरोजगारी ज्यादातर सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्रों में देखी जा सकती है जहां पेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन जैसे श्रमिक जो डेली वेजेस के आधार पर, दैनिक श्रम के आधार पर काम नहीं ढूंढ पा रहे और फिर अपनी क्षमता से कम काम करते हैं. उनकी जो भी एबिलिटीज होती है, कैपेबिलिटीज होती है, उनसे वो बहुत कम काम उनको मिल पाता है. What do you understand by disguised unemployment? Explain with an example each from the urban and rural areas. Disguised unemployment is a kind of unemployment in which people seems to be employed but are actually unemployed and unproductive also. It means they are working but the productivity is nil from them. This is the situation of unemployment where people are apparently working but all of them are made to work less than their potentials. उनकी जो potential है, उनकी जो क्षमता है उससे बहुत कम काम कर रहे हैं वो. This situation is also known as hidden unemployment. Such as a situation arises when more people are engaged in a work than required. ठीक है, for example अगर rural area का हमें example देना हो, this type of unemployment is often seen in the agriculture sector. Here, if in a family 5 members are working on a same piece of land and that land only requires 3 workers, then the extra 2 workers are said to be in a situation of disguised unemployment. ठीक है ना, अगर ऐसा है तो वो प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति कहलाएगी. In an urban area, this type of unemployment can be seen mostly in service sectors where workers like painters, plumbers, electricians are unable to find work on a daily basis and work less than their capabilities. अगर किसी दिन काम नहीं मिला तो उनका वो दिन और हमारे लिए उनकी प्रोडक्टिविटी दोनों चीजें वेस्ट हो गई. और जब किसी की प्रोडक्टिविटी वेस्ट हो जाती है और उसको उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम नहीं मिलता, देन he or she is in a state of disguised unemployment.
11th क्वेश्चन है कि खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और हिडन या जिसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, उनमें अंतर क्या होता है। खुली बेरोजगारी की स्थिति तब होती है जब किसी व्यक्ति के हाथ में कोई नौकरी नहीं होती और वो कुछ भी नहीं कमाता है, ठीक है। इस तरह की बेरोजगारी देखने को बहुत मिल रही है। दूसरी ओर प्रच्छन्न बेरोजगारी ऐसी स्थिति है जब कोई व्यक्ति स्पष्ट रूप से काम तो कर रहा है लेकिन उसकी क्षमता से कम काम करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार की बेरोजगारी अक्सर असंगठित क्षेत्र में पाई जाती है जहां या तो काम लगातार उपलब्ध नहीं होता या एक ही काम के लिए आवश्यकता से अधिक लोगों को नियोजित कर लिया जाता है, ठीक है ना। सीधा सा अंतर है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में। Distinguish between open unemployment and disguised unemployment. Open unemployment is when a person has no job in hand and does not earn anything at all. This kind of unemployment is visible. आजकल लगभग यही देखने को मिल रही है। On the other hand, disguised unemployment is a situation when a person is apparently working but it made to work less than his or her potential. This type of unemployment is generally found in unorganized sector where either work is not constantly available or more people are employed in the same work than required, ठीक है ना। तो ये चूंकि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है तो आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पा रहा है। क्या आप इस कथन से सहमत है? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों। मतलब आपका जो भी आंसर है उसके समर्थन में कारण आपको देना है। नहीं, बिल्कुल मैं इससे या आप भी इससे बिल्कुल सहमत नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? ऐसा क्यों है कि भाई टर्शरी सेक्टर या तृतीय क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पा रहा है? ये कहना सही नहीं है कि तृतीय क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। तृतीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र की जगह भारत में सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। ये हमने सारा जो हमने चार्ट्स देखे थे, जो हमने आंकड़े देखे थे, फैक्ट्स देखे थे, डेटास देखे थे, उनमें ये बिल्कुल क्लैरिफाई हो गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में इस क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। तृतीय क्षेत्र की जीडीपी हिस्सेदारी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 1973 में लगभग 40% से बढ़कर 2003 में 50% से भी ज्यादा हो गई है। जहां 1973 में ये सिर्फ 40% थी, ये 2003 तक आते आते जो है वो 50% से ज्यादा हो गई, यानी आधे से ज्यादा जो भी हमारी प्रोडक्टिविटी है, जो भी हमारी जीडीपी है, उसका हिस्सा टर्शरी सेक्टर से आ रहा है। Tertiary sector is not playing any significant role in the development of Indian economy. Do you agree? Give reasons in support of your answer. No, I will always say no for this. No, it is not correct to say that tertiary sector is not playing any significant role in the development of Indian economy. The tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर, ठीक है ना। अभी जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है वो तो बहुत पीछे चल रहा है। दिस सेक्टर हैज अ बिग कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। द जीडीपी शेयर ऑफ द टर्शरी सेक्टर हैज ग्रोन फ्रॉम अराउंड 40% in 1973 to more than 50% in 2003। तो ये जो 10% का ग्रोथ हुआ है वो ऑब्वियसली प्राइमरी सेक्टर से रिमूव होकर इसमें आया है। तो इट मींस द टर्शरी सेक्टर हैज बीन बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सेवा क्षेत्र के दो अलग अलग प्रकार के लोगों को रोजगार देता है। जो हमारा तृतीय क्षेत्र है या जो टर्शरी सेक्टर जिसको हम कह रहे हैं, वो दो अलग अलग प्रकार के लोगों को रोजगार देता है। ये कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो भारत में सेवा क्षेत्र निम्नलिखित दो अलग अलग प्रकार के लोगों को रोजगार देता है। सबसे पहले तो होते हैं अत्यधिक कुशल और शिक्षित, हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड कर्मचारी, जैसे कि शिक्षक, बैंकर, आईटी अधिकारी, जो बहुत उच्च भुगतान मतलब जिनको बहुत अच्छा पेमेंट मिलता है, ऐसी सेवाओं में लगे हुए हैं। और फिर कम कुशल श्रमिक जैसे वेंडर है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, जो कम भुगतान वाली सेवाओं में लगे हुए हैं। तो इन दो में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। हु आर दीज? द सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज द फॉलोइंग टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल: highly skilled and educated workers like teachers, bankers, IT officials, etc.
who are engaged into a high paying services. And the second is less skilled workers like vendors, electricians, plumbers, etc., who are engaged into the low paying services. ठीक है, तो 13 क्वेश्चन हो चुके हैं आज के वीडियो में, इतना ही। क्योंकि आपके इस चैप्टर में लगभग 25 के करीब क्वेश्चंस हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आधे हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड आंसर सेक्शन विल बी डिस्कस्ड इन द सेकंड वीडियो। तो अगले वीडियो में मिलते हैं जहां हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए और देखिए कि आपको कितने समझ में आए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया है, कहीं कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो जस्ट मेक ए कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू।